नमस्कार दोस्तों। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी भाषा के विकास के विषय में। इसमें हमने पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इनके विकास के विषय में जाना है ना। और इसके पश्चात हमने जो है कि लिपियों के बारे में पढ़ा, जिसमें कि लिपि में किसने किसी कौन कौन से नाम दिए हैं, उन लिपियों के विषय में पढ़ा है ना। तो पहले तो हमने पढ़ा था खरोष्ठी लिपि के विषय में। आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि के विषय में। ठीक, तो इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने ब्राह्मी लिपि के विषय में बताया है, खरोष्ठी लिपि के विषय में बताया है, और आज हम ब्राह्मी लिपि के विषय में पढ़ेंगे। प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे। अब आप सोचेंगे कि प्रोफेसर बूलर के विषय में ही क्यों मैं स्पेशली याद करूं, इम्पोर्टेंट थोड़ी हो सकता है। अरे क्यों नहीं इम्पोर्टेंट होगा। प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, जिसमें से 9 स्वर और 32 व्यंजन थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रोफेसर बूलर ने जो 41 अक्षर माने हैं, उसमें से प्रोफेसर बूलर ने कितने स्वर माने हैं और कितने व्यंजन माने हैं। तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने 9 स्वर और 32 व्यंजनों का स्थान दिया है ब्राह्मी लिपि में, जिसमें उन्होंने 41 अक्षर को मान्यता दी है। ब्राह्मी लिपि के विकास को देखना है तो ब्राह्मी लिपि के विकास में पहले आप ब्राह्मी लिपि करिएगा, उसके बाद 2 एरे में एक दक्षिणी शैली की ब्राह्मी लिपि, उत्तरी शैली की ब्राह्मी लिपि। दक्षिणी शैली की जो ब्राह्मी लिपि है उसके अंतर्गत आता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास आता है। ठीक, और जब उत्तरी शैली आएगी तो उसमें पहले उत्तर शैली, उसके नीचे एक एरो लगा के गुप्त शैली, फिर उसके नीचे एक एरो लगा के सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से फिर सिद्ध मात्रा कुटिल लिपि से नीचे एक एरो लगा, तब आ जाएगा आपका देवनागरी लिपि, और उसी सिद्ध मातृका लिपि का एक भाग है आपका शारदा लिपि। ठीक, तो ये इसके विकास हुए आपके किसके, ब्राह्मी लिपि के। ठीक, इसके बाद इतना तो आपका इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से आएंगे। वैसे विकास तो बहुत सारे दिखाएंगे, पर इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। इसके पश्चात ये क्वेश्चन आता है कि देवनागरी लिपि का नाम क्या था, कि देवनागरी लिपि आई कहाँ से, कैसे आई, ऐसा बोला जाता है। तो बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, जिसमें इससे कि आप सुनिए और ध्यान से सुनिएगा कि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं या 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। गुप्त लिपि से कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के में लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। अर्थात गुप्त से इसका ये मान रहे हैं। दूसरी बात है, देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं, जो इस प्रकार है। आप सोचिए, मत में एक बार नेट के एग्जाम में ये मत पूछ लिया था। अब इस मत को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो किसी का भी कोटेशन के हिसाब से उठा करके आपको इसमें से वो उठा सकता है। जैसे कि देखिए, देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत है, जो इस प्रकार हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, उसको तो ये नाम तो बहुत ही प्रचलित है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि, ललित विस्तार में नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। बौद्ध जो ग्रंथ जो ललित विस्तार है, वहाँ पर नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। नगरों में प्रचलित होने से इसे देवनागरी नाम दे दिया गया। जैसे कहते हैं किसी आदमी की कोई विशेषता है, तो हिसाब से उसको नाम दिया जाएगा। मोटा रहेगा तो मोटू, काला है तो कालू। इसी प्रकार से नगरों में प्रचलित होने की वजह से इसका नाम देवनागरी नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर, ठीक है, पाटलिपुत्र जो देश था, जो राज्य था, उसको नागर, और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। जो वहाँ से स्टार्टिंग में गुप्त का जो एक उन्होंने ये दे दिया था, जिससे उन्होंने कहा था कि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी से कुटिल लिपि, ये जो विकास है उन्हें बताया गया था स्टार्टिंग में, वो यहाँ पर ये दिया गया। तो ये है यहाँ से नामकरण का एक आधार। एक कोटेशन याद रखिएगा, श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों के द्वारा होती थी।
जो कई प्रकार के त्रिकोणाद्रि यंत्रों के माध्यम से लिखे जाते थे। ये यंत्र देवनागर कहलाते थे। ठीक, यंत्र को भी देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे, इसी से इनका नाम देवनागर पड़ा। तो कि ये वाला जो मंत्र, यंत्र वाला जो मंत्र दिया है, किसने दिया है? श्री आर श्याम शास्त्री ने दिया है। तो अब इतना बड़ा कोटेशन आपको याद करने जाएंगे नहीं, आपको करना क्या है, आइडिया। सभी चीज़ों को रटने से नहीं होगा, आइडियाज़ बहुत कम करते हैं, तो आइडियाज़ याद रखिएगा। गुजरात के ये वाला नाम, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। गुजरात में एक नागर ब्राह्मण रहते थे, कहाँ पे? गुजरात में। उन नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी पड़ा। अब कहते उनके हिसाब से तो किसके? धीरेन्द्र वर्मा जो कि उनका जो ध्यान गया वो शैली की तरफ गया, शैली की तरफ गया। कि उन्होंने कहा कि मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर हुआ होता था और उस स्थापत्य शैली के जो नागर शैली थी स्थापत्य की, उसी वजह से इसका नाम नागरी पड़ गया। धीरेन्द्र वर्मा ने ये बात कही। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? ये वाला बात है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट, जिनका समय था 7वीं से 8वीं सदी के, एक शिलालेख में। ठीक है, ऐसा तो हर एक जो भी भाषाएं रहती हैं ये बात पूछी जाती है कि सबसे इसमें सबसे पहले किसका नाम था, किसका नाम नहीं था, तो वहाँ पे एक नाम पे ये चीज़ आपका दिखाया गया है। ठीक है, इसके पश्चात आपका देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? विशेषताएं पूछी जाती हैं। इन विशेषता हम सोचेंगे विशेषता कहाँ से कैसे पूछेगा, लिखने वाला थोड़ी है जो विशेषता पूछ देगा। क्यों नहीं विशेषता पूछ सकता? चार विशेषताएं दे देगा, कोई एक अलग दे देगा। जब कोई विशेषताएं पता होंगी तभी तो आप इसमें से एक अलग चूज़ कर पाइएगा। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। अक्षरिक है मतलब कि उसमें प्रत्येक वर्ण का अपना अपना अलग अलग कहेंगे ध्वनि है ना, तो इसलिए कहेंगे देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं, है ना। वही जो मैंने बताया, देवनागरी की वर्णमाला वर्णक्रम वैज्ञानिक है। याद रखिएगा, वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार आरंभ किया। मतलब कि श कैसे लिखाएगा, चंद्र बिंदु कहाँ होगा, अनुस्वार कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड की गई थी। तो तिलक फॉन्ट जो था वो कब लाए थे? 1904 ईस्वी में। केसरी अपने पत्र केसरी के लिए 1926 में छटाई करके 190 फॉन्ट लाए थे उन्होंने। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ का प्रयोग किया। तो 12 खड़ी का सबका प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ में इसका सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर, ये पूछा था सर्वप्रथम, ये भी क्वेश्चन पूछा था। आप नेट रखिए, आप इस बड़े बड़े एग्जाम्स में, तो इसमें भी ये भी पूछा था पंचमाक्षर का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बाबा नाम आता है इनका श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर था अंग न ये जो है लास्ट वाले 5 पंचम अक्षर है, उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का उन्होंने प्रस्ताव रखा। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि मात्राओं को व्यंजन के दाहिने तरफ लगाने को किसने कहा था, तो नाम आता है गोरख प्रसाद का। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राणों के वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिए जाए जिसमें वर्णों की संख्या में कमी आए। श्रीनिवास दास का याद रखिएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर में 24वें अधिवेशन में 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन, ये भी पूछा था, किसके सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी। ठीक, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका काकी। अब संयोजक कौन थे? संयोजक थे आपके काका कालेलकर थे। ठीक है, और
सम्मेलन में कुल 14 सुझाव को स्वीकार किया गया था। 14 सुझाव, ठीक है। नागरिक प्रचारणी सभा ने सन 1945 में नागरिक लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु जो मैंने स्टार्टिंग से दिया, जो बाल गंगाधर तिलक के विषय में, श्याम सुंदर दास के विषय में, सावरकर बंधु के विषय में, तिलक जो फॉन्ट है, ये इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया उसको एक बार मेरे वीडियो में ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं और हिसाब से मैं पकड़ के चलती हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ एक बार देखिएगा। और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।